Robert Koselleck murder case, a killer and his offending genitalia। रविवार 20 मई 1990 की दोपहर को रॉबर्ट कोसेलेक ने मैसाचुसेट्स के नॉर्थ एटलबोरो में एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग से एक कैब की सवारी की। टैक्सी ड्राइवर ने उसे मैन्सफील्ड में उसके घर से आधा मील की दूरी पर स्थित एक स्टोर में पहुंचाया, जहां वो अपनी पत्नी चेरिल और अपने 15 वर्षीय बेटे टिमोथी के साथ रहता था। उस शाम बाद में कोसेलेक ने उत्तरी एटलबोरो पुलिस विभाग को ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या उसकी पत्नी एक वाहन दुर्घटना में थी। वो उस दिन काम से घर नहीं लौटी थी और वो चिंतित था। उन्होंने जिस अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें उनकी पत्नी की कार मिल गई है। क्या वो कृपया थाने आएंगे ताकि वे मामले पर चर्चा कर सके। 41 वर्षीय पति के पुलिस कॉल से 1 घंटे पहले उसकी पत्नी का शव उसी नॉर्थ एटलबोरो शॉपिंग मॉल की पार्किंग में उसकी कार की पिछली सीट पर खोजा गया था। उसकी हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसने उसका गला घोंटने के लिए लंबी तार का इस्तेमाल किया था। पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की हिंसक मौत की सूचना मिलने के बाद रॉबर्ट कोसेलेक ने कहा कि वो उस सुबह काम के लिए घर से निकली थी और घर आने से पहले उसने मॉल में खरीदारी करने की योजना बनाई थी। जहां तक उस दिन की गतिविधियों की बात है, वो घर पर रहकर घर के आसपास काम कर रहा था। अगले दिन जब फिर से पूछताछ की गई, इस बार अपनी पत्नी की हत्या के एक संदिग्ध के रूप में, गुप्तचरों ने कोसेलेक को सूचित किया कि उन्होंने उनके बेटे टिमोथी से बात की थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि जब उन्होंने टिमोथी उस दिन दोपहर 5 बजे घर पर फोन किया, तो नहीं एक ने फोन का जवाब दिया। इसने संदिग्ध की कहानी का खंडन किया कि वो पूरे दिन घर में था। कोसेलेक ने पूछताछ कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा ताकि वो सिगरेट खरीदने के लिए नीचे जा सके। पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से कोसेलेक ने जासूसी दस्ते को बुलाया और अधिकारी को सूचित किया कि उसने साक्षात्कार समाप्त कर दिया है और एक वकील की नियुक्ति करेगा। देर रात मिस्टर कोसेलेक ने अपनी कार बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स में एक स्टॉप साइन में चलाई। मामूली दुर्घटना का जवाब देने वाले पुलिस अधिकारी ने उन्हें एक महिला के रूप में कार में बैठे पाया। 24 मई 1990 को न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क में पुलिस ने रॉबर्ट कोसेलेक को तेज गति के लिए रोका, फिर उसे नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विभाग में श्री कोसेलेक ने कहा, तुम भी नशे में होते अगर पुलिस को लगता कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। देखो, मेरा एक 15 साल का बेटा और एक पत्नी थी। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब मुझे चाहिए एक मनोचिकित्सक को बुलाओ। न्यू रोशेल के अधिकारियों ने नॉर्थ एटलबोरो, मैसाचुसेट्स में पुलिस को बुलाया। अक्टूबर 1992 में रॉबर्ट कोसेलेक पर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अभियोजक ने एक ऑडियो टेप साक्षात्कार चलाया जो प्रतिवादी ने एक स्थानीय टीवी रिपोर्टर को दिया था। कोसेलेक के अनुसार, हत्या के दिन वो और उसकी पत्नी हिंसक बहस में पड़ गए थे। उसने उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी फेंका, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। चेरिल अपने पैरों पर खड़ी हो गई, रसोई के चाकू को पकड़ लिया और उसका पीछा करते हुए लिविंग रूम में चली गई, जहां उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। लड़ाई के इस स्व सेवा खाते के अनुसार, कोसेलेक ने एक टेबल से तार की लंबाई उठाई। यही आखिरी बात उसे याद आई। टीवी साक्षात्कारकर्ता से उन्होंने कहा, जाहिरा तौर पर, मैंने उसकी जान ले ली। यह शायद आत्मरक्षा थी। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी को एक महिला की तरह कपड़े पहनाए गए, नाखूनों पर पेंट किया गया और सभी जूरी ने चेरिल कोसेलेक की मौत के आत्मरक्षा सिद्धांत को नहीं खरीदा। उन्होंने प्रतिवादी को फर्स्ट डिग्री हत्या का दोषी पाया और जनवरी 1993 में ट्रायल जज ने पैरोल की
संभावना के बिना उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नॉरफॉक में मैसाचुसेट्स राज्य जेल में प्रवेश करने के तुरंत बाद कोसिलेक ने अपना नाम बदलकर मिशेल कोसिलेक रख लिया। उन्हें एक महिला की तरह कपड़े पहनने और अपने बाल उगाने की अनुमति थी। एक जेल मनोचिकित्सक ने लिंग पहचान विकार होने के साथ कोसिलेक का निदान किया। 2000 में मिशेल ने संघीय अदालत में राज्य पर यौन परिवर्तन ऑपरेशन से इनकार करने के लिए मुकदमा दायर किया, ये दावा करते हुए कि इस इनकार ने क्रूर और असामान्य सजा के खिलाफ उसके 8वें संशोधन अधिकार का उल्लंघन किया। 2 साल बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मार्क वुल्फ ने फैसला सुनाया कि कोसिलेक अपने लिंग पहचान विकार के लिए इलाज का हकदार था, लेकिन राज्य को पूर्ण लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के लिए भुगतान करने का आदेश देने से रोक दिया। हालांकि कोसिलेक को वो नहीं मिला जो वो संघीय अदालत से चाहते थे। राज्य ने कैदी को महिला हार्मोन थेरेपी, लेजर बालों को हटाने की सेवाएं और मनोचिकित्सा प्रदान की। 2005 में कोसिलेक ने मैसाचुसेट्स सुधार विभाग के खिलाफ उसी संघीय अदालत में दूसरा मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने क्रूर और असामान्य सजा का आरोप लगाया। अगस्त 2006 के परीक्षण में उनके वकील ने कई मनोचिकित्सकों को स्टैंड पर रखा जिन्होंने गवाही दी कि इस कैदी के लिए एक लिंग परिवर्तन चिकित्सकीय रूप से आवश्यक था। कोसिलेक के वकील ने कहा, हम चाहते हैं कि लिंग पहचान विकार को किसी भी अन्य चिकित्सा स्थिति की तरह माना जाए। सेकुरन में से एक ने गवाही दी कि अगर राज्य ने कोसिलेक को इस चिकित्सा उपचार से वंचित कर दिया तो कैदी खुद को मार डालेगा। ने 2006 के नागरिक परीक्षण में कोसिलेक ने स्टैंड लिया और गवाही दी कि लिंग पहचान की स्थिति जैविक क्लॉस्ट्रोफोबिया के बराबर थी और कहा कि इस बीमारी के मानक उपचार में अपमानजनक जननांग का शल्य चिकित्सा सुधार शामिल था। आंसुओं को रोकते हुए गवाह ने कहा, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा अंदर मर रहा हूँ। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जूरी के सामने अपने मामले को संक्षेप में कहा। वो हत्या के लिए बिना पैरोल के जीवन जी रहा है। वो 41 साल का था जब उसने चेरिल कोसिलेक की हत्या की थी। उसने उस समय सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने की कोशिश नहीं की थी। समय अब वो 53 वर्ष का है और वो चाहता है कि राज्य उसके लिए भुगतान करे। 4 सितंबर 2012 को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मार्क वुल्फ ने अपने 126 पेज के पहले तरह के फैसले में कहा कि मैसाचुसेट्स राज्य को कोसिलेक के $20,000 सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए भुगतान करना होगा। अपने फैसले को न्यायोचित ठहराते हुए न्यायाधीश ने लिखा कि ऑपरेशन अब 57 वर्षीय कैदी के लिए केवल पर्याप्त उपचार था और यह कि पर्याप्त चिकित्सा के लिए कोसिलेक के 8वें संशोधन के अधिकार के लंबे समय तक उल्लंघन को ठीक करने के लिए कोई कम दखल देने वाला साधन नहीं है। देखभाल। जाहिर तौर पर जज वुल्फ इस तथ्य से परेशान नहीं थे कि लाखों अमेरिकी ऐसे थे जिन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, जो बुनियादी चिकित्सा देखभाल भी प्राप्त नहीं करते थे। अकेले सेक्स चेंज ऑपरेशन को छोड़ दें। जो आदमी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा उसे योनि की क्या जरूरत है? यदि यह स्वास्थ्य देखभाल का स्तर है तो करदाताओं को सलाखों के पीछे जीवन शर्तों की सेवा करने वाले पुरुषों की आबादी के लिए भुगतान करना होगा। ये प्रवृत्ति कम निष्पादन की प्रवृत्ति को उलटने का समय है। अन्यथा अगर क्रूर और असामान्य सजा चल रही है तो इसमें कानून का पालन करने वाले नागरिकों को इस बेतुकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करना शामिल है। 17 सितंबर 2012 को जज वुल्फ ने फैसला सुनाया कि कोसिलेक सरकार द्वारा भुगतान की गई अपनी कानूनी फीस $500,000 से अधिक होने की उम्मीद के लिए भी पात्र था। 16 दिसंबर 2014 को अपील के पहले सर्किट कोर्ट ने अमेरिकी जिला
न्यायालय मार्क वुल्फ के फैसले को पलट दिया। संघीय अपील न्यायाधीशों ने पाया कि लिंग परिवर्तन से इनकार करने से क्रूर और असामान्य सजा के खिलाफ कोसिलेक के 8वें संशोधन अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। 6 महीने बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालत के इनकार की कोसिलेक की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।